नमस्कार, आज है तारीख 16 अप्रैल, दिन बुधवार। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूँ प्रियंका। वक्फ संशोधन कानून से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के नेतृत्व में 3 जजों की बेंच ने क्या कहा, जानेंगे। एक तो उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गई है वक्फ प्रॉपर्टी तो उसको डीनोटिफाई नहीं होना चाहिए जब तक ये हियरिंग चल रही है तब तक। दूसरी चीज जो उन्होंने कही कि जो ऑफिसर हैं जो डिटरमाइन करेंगे ये गवर्नमेंट लैंड है या वक्फ प्रॉपर्टी है। सऊदी अरब ने भारत के निजी टूर ऑपरेटरों को मिलने वाले हज कोटा को किया रद्द। समझेंगे क्या होगा हाजियों पर असर। इनसे कहा है कि आप अपने 20% हाजियों का जो है अरेंजमेंट किस किस को भेज रहे हैं उनके दस्तावेज पूरे कर लीजिए। इसको लेकर भी जो है कंफ्यूजन ये जो ऑपरेटर है इस असमंजस में है कि हम किसको भेजें किसको ना भेजें। बात चीन और अमेरिका के बीच जारी व्यापार युद्ध की भी। अमेरिका बोला गेंद चीन के पाले में, तो चीन ने कहा हम लड़ाई नहीं चाहते लेकिन डरते नहीं। 这场关税战是美方发起的，中方采取必要的反制措施。 आगे बढ़े उससे पहले देश दुनिया का हाल सुनते हैं प्रियंका से। ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने एक विवाद में फैसला सुनाते हुए कानून के तहत महिला की परिभाषा बायोलॉजिकल सेक्स के आधार पर तय की है। स्कॉटिश सरकार और महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले ग्रुप फॉर विमेन स्कॉटलैंड के बीच लंबे समय से इसे लेकर कानूनी लड़ाई चल रही थी। जजों ने इस फैसले में ये भी कहा कि ये किसी एक पक्ष की दूसरे पर जीत नहीं है और कानून अभी भी ट्रांसजेंडर लोगों को भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा देता है। एलिन गैलगर ट्रस्टीज फॉर एलजीबी अलायंस की प्रमुख हैं। उन्होंने इस फैसले को सभी समूहों के लिए अच्छा बताया है। We just needed clarity in all of this, and I think the Supreme Court's done their job brilliantly. एलिन कह रही हैं कि ये फैसला सभी गुटों के लिए अच्छा था। हमें बस इस मामले में एक साफ तस्वीर की जरूरत थी और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम शानदार ढंग से किया है। उन्होंने इस बारे में काफी जानकारी दी है। इसके मायने बस ये हैं कि महिला का मतलब बायोलॉजिकल महिला है, पुरुष का मतलब बायोलॉजिकल पुरुष है। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांस लोगों के अधिकारों को वापस ले लिया गया है। असल में ऐसा नहीं है। वो समानता अधिनियम और लिंग मान्यता अधिनियम के तहत सुरक्षित हैं, इसलिए सबको जीत मिली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर निशाना साधा है। ट्रंप ने कहा है कि अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए एक अच्छी जगह नहीं रह गई है। ट्रूथ सोशल अकाउंट पर ट्रंप ने पोस्ट किया कि सभी जानते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अपने रास्ते से भटक गई है। ट्रंप ने यूनिवर्सिटी में भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों की आलोचना करते हुए उन्हें मूर्ख बताया। उन्होंने लिखा कि इस वजह से हार्वर्ड को अब पढ़ाई लिखाई के लिए एक अच्छी जगह भी नहीं माना जा सकता और इसे दुनिया की महान यूनिवर्सिटीज या कॉलेजों की लिस्ट में भी नहीं रखा जाना चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय यानी व्हाइट हाउस की ओर से भेजी गई मांगों की एक लिस्ट को कानून लागू करने से इनकार कर दिया था। व्हाइट हाउस ने कहा था कि ये लिस्ट कैंपस में यहूदी विरोधी भावना से लड़ने के लिए बनाई गई है। वहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इन मांगों को खारिज करते हुए कहा था कि व्हाइट हाउस उस पर नियंत्रण की कोशिश कर रहा है। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दी जाने वाली 2 अरब अमेरिकी डॉलर की फंडिंग रोक दी थी। ईरान ने कहा है कि अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए यूरेनियम संवर्धन वो जारी रखना उसका अधिकार है, जिसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस सप्ताह अमेरिका के साथ ओमान में दूसरे दौर की बातचीत से पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास बरागची ने कहा, बरागची कह रहे हैं कि एक बात जो पक्की है वो ये कि ईरान का संवर्धन असली है, स्वीकार्य है और तथ्यात्मक विषय है। हम संभावित चिंताओं को ध्यान में रखते हुए भरोसा बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन संवर्धन के सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने कहा था कि ईरान को अपने संवर्धन कार्यक्रम को रोकना और समाप्त करना होगा। यूक्रेन में रेलवे लाइनों और रिहायशी इमारतों में धमाकों की साजिश रचने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 5 टीनेजर हैं। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने बताया है कि इन लोगों को रूस ने सोशल मीडिया के जरिए भर्ती किया था। इन्हें कैश रिवॉर्ड का लालच दिया गया। ये गिरफ्तारियां यूक्रेन के 4 इलाकों से हुई हैं और इस दौरान 30 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक जब्त किए गए हैं। और
सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में दाखिल चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आज देश भर में प्रदर्शन किए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी को डराने के लिए कानून के खिलाफ जाकर काम कर रही है। वहीं इसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ईडी जैसा विभाग खत्म कर देना चाहिए। पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट में हुई एक अहम सुनवाई से। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ संशोधन कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने ये सुनवाई की, जिसमें जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथ शामिल थे। कोर्ट के सामने इस मामले से जुड़ी लगभग 70 याचिकाएं हैं। प्रियंका जी, और कुछ याचिकाकर्ताओं के नाम बताऊं तो उनमें AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, RJD सांसद मनोज झा, TMC सांसद महुआ मोइत्रा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद, DMK पार्टी और YSR कांग्रेस पार्टी समेत तमिल सिनेमा के कलाकार जो विजय हैं और कम्युनिस्ट पार्टी भी इसमें शामिल थी। वहीं राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों ने भी इस कानून के समर्थन में अदालत में इंटरवेंशन याचिकाएं डाली हैं। जी, और सरकार की तरफ से आज सुनवाई के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में उपस्थित हुए। वहीं याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी और कई वरिष्ठ वकील कोर्ट में, और ये सब जाना माना नाम है। जी, और जितनी भी बड़ी सुनवाइयां होती हैं उनमें इनके नाम अक्सर सुनने को मिलते हैं। हालांकि कोर्ट ने इसे लेकर पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा जो हुई है, अभी हमने पीछे दिनों देखी है, मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में जहां 3 लोगों की मौत भी हुई, उस पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ये मुद्दा अदालत के सामने है और कोर्ट इस पर फैसला करेगी। वहीं प्रियंका, आज जो जिरह हुई करीब 3 घंटे हुई, लेकिन ये जिरह कल भी जारी रहेगी। आज की सुनवाई में क्या हुआ, इस बारे में अधिवक्ता वरुण कुमार सिन्हा ने और जानकारी दी। आज दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25-26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और जो हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात संविधान सम्मत है। और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो, 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके अमानतुल्लाह खान ने भी प्रतिक्रिया दी है। तो ये एक ऐसी चीज है जो जमाने से चली आ रही है, कई सौ साल हो गए हैं वक्फ यूजर इस्तेमाल करते हुए वक्फ पे। तो इसमें पूरी तरह से हमें उम्मीद है कि इसमें हमें राहत मिलेगी। और दूसरा, जो नॉन मुस्लिम बोर्ड के अंदर आया है और जो इलेक्टेड प्रोसेस है उसको इन्होंने खत्म किया है। जैसे MLA इलेक्टेड था या MP इलेक्टेड था और मुस्लिम था, क्योंकि इनके पास तो है नहीं, तो इन्होंने जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो चीजें इसके अंदर रखी है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें को इसमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इसमें इंसाफ मिलेगा और राहत मिलेगी। जिस तरह से ये वक्फ की जमीनों को कब्जा करने के लिए ये एक्ट लाया गया है, उस पे पूरी उम्मीद है इसमें राहत मिलेगी। अब ये तो थी आज की सुनवाई की बात, और आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी बड़ी बातें कही हैं इस कानून के बारे में सुनवाई के दौरान। जैसा कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने यह भी कहा है कि वो इस मामले में कुछ अंतरिम आदेश पारित करने पर विचार कर रही है। जी बिल्कुल, आज पहली सुनवाई थी और आज ही जब सुनवाई खत्म होने को आ रही थी उस वक्त बेंच ने कहा कि हम एक अंतरिम आदेश पारित करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया
क्या नहीं, इस बारे में भी मैंने बात की कानून मामलों के बीबीसी संवाददाता उमंग पोद्दार से, जो इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं, कोर्ट की कार्रवाई देख रहे थे आज वो। और मैंने उनसे सबसे पहले यही पूछा कि पहले विस्तार से ये समझाएं कि दोनों पक्ष, दोनों तरफ से क्या क्या दलीलें थी, दोनों ने क्या क्या कहा कोर्ट में। जी, तो इस केस में करीब 70 से ज़्यादा पिटिशंस हैं, तो बहुत सारे वकील थे, स्पेशली पिटिशनर्स की तरफ से। रिस्पोंडेंट जो थे, मतलब जो इसका पक्ष रख रहे थे इस बिल के सपोर्ट में, वो यूनियन ऑफ इंडिया से थे, तुषार मेहता। तो पहले बात करते कि पिटिशनर्स जो थे उन्होंने क्या कहा। तो पिटिशनर्स ने ये वाला जो अमेंडमेंट आया है इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, तो बट ब्रॉडली जो पिटिशनर्स का एक तो आर्ग्यूमेंट था वो था कि किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन को एक फंडामेंटल राइट होता है, कोई भी रिलीजन को फंडामेंटल राइट होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को अपने हिसाब से मैनेज कर सके, चैरिटेबल प्रॉपर्टीज़ वगैरह को। तो उन्होंने कहा था कि ये वाला जो एक्ट है ये उस फंडामेंटल राइट के खिलाफ जाता है, क्योंकि उन्होंने बोला इसमें काफ़ी चीज़ें बदली गई हैं कि मतलब कौन वक्फ प्रॉपर्टी दे सकता है। वक्फ प्रॉपर्टी में भी जैसे वक्फ बाय यूज़र एक बहुत बड़ा उसका सबसेट होता है, जिसमें वक्फ बाय यूज़र जो है उसमें बहुत प्रॉपर्टीज़ आती हैं, तो उन्होंने वक्फ बाय यूज़र से भी वक्फ बाय यूज़र भी हटा दिया है। उसके अलावा ये भी कहा है कि अगर आपका कोई सरकार का कुछ विवाद हो कि ये प्रॉपर्टी सरकारी प्रॉपर्टी है या वक्फ प्रॉपर्टी है, तो उसमें एक सरकार एक ऑफिसर नियुक्त करेगी जो डिटरमाइन करेंगे कि ये प्रॉपर्टी क्या है, वक्फ प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने इस चीज़ से भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी वक्फ के अंडर आते हैं, उस पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, जैसे मॉस्क्स हो गए, ग्रेवयार्ड्स हो गए, ये सब जो लैंड का स्टेटस है ये खतरे में आ सकता है, उनका कहना था। अगर रिस्पोंडेंट्स की बात करें तो जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो पिटिशनर्स ने पॉइंट आउट की है वो ऑलरेडी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने रखी गई थी। इस पे पार्लियामेंट में भी बहुत विस्तार से इस पे बहस हुई और ये सब चीज़ें देखने के बाद ही इन्होंने ये कानून लाया है। और एक और चीज़ जो थी जो पिटिशनर्स कह रहे थे वो ये, क्योंकि अब जो बोर्ड वक्फ बोर्ड है और वक्फ काउंसिल है, इसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स की भी बात की गई है। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई ये जो एक रिलीजियस फंक्शन है तो इसमें सिर्फ वही रिलीजन के लोगों को होना चाहिए। पर इस पे गवर्नमेंट का ये कहना था कि ये बस प्रॉपर्टी देख रेख के लिए है, तो आप जब प्रॉपर्टी दे दे तो उसका देख रेख जो है वो एक रिलीजियस फंक्शन नहीं है। तो ये सारी चीज़ों पर आज कोर्ट पर बात हुई। और आपने जिक्र किया वक्फ बाय यूज़र का, और वक्फ बाय यूज़र का जिक्र आज कोर्ट में भी हुआ। तो वक्फ बाय यूज़र है क्या? जी, तो वक्फ, कोई किसी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी बताने के लिए आपके पास देखिए जैसे 3 रास्ते होते हैं। एक तो अगर आपको कोई प्रॉपर्टी है और आप डिक्लेयर कर दे खुद की ये वक्फ प्रॉपर्टी है। दूसरी जो होती है वो इनहेरिटेंस के थ्रू होती है। अगर आप कहें कि जब मेरे जो भी नेक्स्ट जो पुश्ती आ रही है जब वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी अपने आप वक्फ प्रॉपर्टी बन जाएगी, वो दूसरा तरीका हुआ। एक तीसरा तरीका होता है वक्फ बाय यूज़र, कि अगर कोई एक प्रॉपर्टी है जो वक्फ के पर्पसेस के लिए यूज़ की जा रही है, जैसे मान लो आपको कोई मॉस्क हो गया या ग्रेवयार्ड हो गया, तो उसमें अगर कोई आपके पास ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है पर उसे वक्फ प्रॉपर्टी माना जाता है। तो इस चीज़ पे भी बहुत बहस हुई, क्योंकि अभी एक तो अमेंडमेंट में ये वक्फ बाय यूज़र का कॉन्सेप्ट हटा दिया है और कहा है कि मतलब इस अमेंडमेंट के बाद से वक्फ बाय यूज़र नहीं होगा, पर अमेंडमेंट के पहले वक्फ बाय यूज़र माना जाएगा। पर अगर उसमें कोई विवाद है कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या नहीं, तो उसमें चीज़ें थोड़ी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि अगर मान लो कोई एक लैंड पे विवाद है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वक्फ प्रॉपर्टी है, तो उसमें जब तक जो सरकारी अफसर है वो जब तक अपना निर्णय नहीं लेते हैं कि वो क्या होगी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी या वक्फ प्रॉपर्टी होगी, तब तक उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। और ये सरकारी ऑफिसर कौन होंगे? तो जो एक्ट में कहा गया है कि जो नियुक्त किए जाएंगे वो कलेक्टर के दर्जे के ऊपर के अफसर होने चाहिए। और इसमें एक और चीज़ देखी जाए अगर, तो आज के दिन में वक्फ के पास कुछ करीब 8 लाख से ज़्यादा संपत्ति है, तो उसमें से करीब 4 लाख जो है वो वक्फ बाय यूज़र है। तो एक बहुत बड़ा सेक्शन है ये वक्फ प्रॉपर्टी। ये पूरे इंडिया का आंकड़ा है। पूरे इंडिया का आंकड़ा है, तो इसीलिए बहुत बड़ा सेक्शन है। तो इसलिए इस पे विवाद भी काफ़ी चल रहा था कि इसको कैसे किया जाएगा गवर्न। और आपने जिक्र किया वक्फ बोर्ड का, तो ये वक्फ बोर्ड क्या होता है, कौन इसमें सदस्य होते हैं, और इसे लेकर कोर्ट में क्या बात हुई आज? तो वक्फ बोर्ड जो होता है वो आपकी एक तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल होती है और हर स्टेट के अलग अलग बोर्ड होते हैं। तो एक्ट में दिया हुआ है कि आपके जितने सदस्य होंगे उसमें से कुछ मतलब पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, कुछ बार काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, कुछ फॉर्मर जजेस होते हैं। उसके अलावा जो वक्फ काउंसिल होता है उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, मतलब अपने ऑफिस के कारण वो चेयरमैन होते हैं। तो ऐसे करके ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ को गवर्न करने के लिए अलग दर्जे पे ये वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल होता है। तो इसमें जो अमेंडमेंट लाया गया है उसमें ये कहा गया है कि अगर आपके जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, मान लो आज के दिन में आपके कोई जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं वो मान लो मुस्लिम नहीं हो, तो वो तो रहेंगे वक्फ काउंसिल में, पर इसके अलावा 2 मेंबर्स हैं जो आपके नॉन मुस्लिम्स होने चाहिए इसमें। तो इस चीज़ पे ही बहुत विवाद हुआ कि अगर आपका कोई एक रिलीजियस फंक्शन है तो उसमें आप किसी नॉन मुस्लिम को रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। इस पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने भी एक सवाल पूछा सॉलिसिटर जनरल से कि कल को अगर कोई
कोई हिंदू चैरिटेबल ट्रस्ट है तो उसमें क्या आपको ये ठीक रहेगा कि अगर इसमें नॉन हिंदूज हों। पर आखिरी में जो चीफ जस्टिस उन्होंने ये भी कहा कि जो मिसयूज़ होता है वक्फ प्रॉपर्टी का वो तो है, पर कुछ जेन्युइन केसेस भी हो सकते हैं वक्फ बाय यूज़र के। तो आपके जो अब संशोधन आया है उससे ये सब कैसे इम्पैक्ट होगा, जो जेन्युइन केस है वो भी, उस चीज़ का उन्होंने समझना चाहा कि आज, क्योंकि इस अमेंडमेंट में ये भी कहा है कि अब 6 महीने के अंदर आपको वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर करनी होगी। तो उन्होंने ये कहा कि अगर मान लो कल को अब प्रॉपर्टी रजिस्टर करनी होती है और मान लो 200-300 सालों से कोई मॉस्क है जो एक वक्फ प्रॉपर्टी है और उसके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है दिखाने के लिए कि ये वक्फ है, तो इसमें कैसे ये होगा? क्योंकि अगर विवाद उठे कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है नहीं है तो उसका भी एक लंबा प्रोसेस दिया हुआ है। साथ में ये भी कहा है कि अगर विवाद के दौरान जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ पे भी हुई बहस आज जो हुआ वो पहली हियरिंग थी, लेकिन पहली हियरिंग कुछ घंटे चलने के बाद बात इंटरिम ऑर्डर तक आई और कोर्ट ने कहा कि हम इंटरिम ऑर्डर देना चाहेंगे। तो इंटरिम ऑर्डर का जिक्र करते हुए कोर्ट ने क्या कहा? जी, तो हम जिन मुद्दों पे बात कर रहे थे कोर्ट ने उसी पे ही कहा था कि वो इंटरिम ऑर्डर अपना पास करेंगे। एक तो उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गई है वक्फ प्रॉपर्टी तो उसको डीनोटिफाई नहीं होना चाहिए जब तक ये हियरिंग चल रही है तब तक। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही कि जो ऑफिसर हैं जो डिटरमाइन करेंगे ये गवर्नमेंट लैंड है या वक्फ प्रॉपर्टी है, उनकी भी वो प्रक्रिया चलते रहेगी, पर उसके बीच में ये वाला जो कानून में प्रोविजन था कि उसको वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, उसको भी फंक्शनल नहीं किया जाए जब तक ये हियरिंग चल रही है तब तक। तीसरी चीज़ जो उन्होंने कही, जो आपके बोर्ड के काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, जो 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स की हम बात कर रहे थे, उनको भी अपॉइंट नहीं किया जाए। उन्होंने कहा जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, मतलब जो मिनिस्टर हो गए, वो तो रहेंगे ही चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, पर जो बाकी आपके 2 मेंबर्स हैं वो अपॉइंट नहीं हो। पर जब ये बात कर रहे थे जो चीफ जस्टिस, तो फिर तुषार मेहता ने ये कहा कि अभी इस पे और उनको अपने कुछ और आर्ग्यूमेंट्स रखने हैं। जो इस संशोधन के सपोर्ट में भी जो वकील थे उन्होंने भी कहा कि उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि कल 2 बजे वापस इस पे सुनवाई होगी। कानूनी मामलों के बीबीसी संवाददाता उमंग पोद्दार बता रहे थे कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ। वहीं इस पर और पढ़ने के लिए आप बीबीसी हिंदी के पन्ने पर भी जा सकते हैं। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझें फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के निजी टूर ऑपरेटरों के हज कोटा रद्द होने की। तो इस्लाम में हज हर उस मुसलमान पर फ़र्ज़ है जो आर्थिक हैसियत रखता है, और आमतौर पर मुसलमान अपने जीवन में एक बार हज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार कई भारतीय हाजियों की ये कोशिश शायद सफल ना हो पाए। और इसका ये कारण है कि इस साल सऊदी अरब ने भारत के निजी टूर ऑपरेटरों को मिलने वाला हज कोटा रद्द कर दिया है। हज जो है इस बार 4 से 9 जून के बीच होना है। भारतीय हाजी आमतौर पर हज के दौरान सऊदी अरब में 30 से 40 दिन तक रहते हैं। वो यहाँ इस्लाम से जुड़े अलग अलग जो धर्म स्थल हैं उनकी यात्रा करते हैं, लेकिन सऊदी अरब की सरकार ने इस साल यही निजी टूर ऑपरेटरों का जो कोटा है उसको रद्द कर दिया है। हालांकि भारत सरकार के दखल के बाद सऊदी अरब सरकार ने निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए हज पर जाने वाले 10,000 लोगों को वीज़ा देने के लिए हामी भर दी है, मगर भारत में इस मुद्दे पर गहमा गहमी को थामने के लिए ये जो कदम है वो काफ़ी नहीं दिखाई पड़ता। और बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने एक निजी टूर ऑपरेटर से ये जानना चाहा कि आखिरकार दिक्कत कहाँ आई। लोगों को अभी तक ये है कि हज का जो कोटा है वो सऊदी गवर्नमेंट ने काटा है, जबकि ये कोटा काटा नहीं गया प्राइवेट टूर ऑपरेटर का। हमारे यहाँ जो इन्होंने अलॉटमेंट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बेसिकली क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट कोई चीज अगर से देती है तो वो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको देगी, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारे यहाँ जो कोटा है वो 1,75,000 का है पूरे हिंदुस्तान का, जिसमें 1.25 लाख हाजी जो है वो जाते हैं हज कमेटी के थ्रू, और 52,000 का जो कोटा है वो हम लोगों का है। ये जो 52,000 का कोटा है प्राइवेट टूर ऑपरेटर का, ये इसकी कटने की वजह ये हुई कि हमारे यहाँ जो जहाँ पे हज परफॉर्म होता है मीना, मुजदलिफा, अरफात, इसकी पेमेंट की एक टाइम लिमिट दी गई थी, जो कि पेमेंट इसकी नहीं की गई।
तो जैसा कि इन्होंने बताया कि भारत से इस साल लगभग 1,75,000 हाजी हज पर जाने वाले थे और जैसा कि सब जानते ही हैं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया और निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए भारतीय हाजी जो है वो हर साल हज पर जाते हैं और इनमें से करीब 1,22,000 लोग हज कमेटी के जरिए जाने थे, जबकि बाकी लगभग 52,500 निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए हज पर जाने वाले थे। जी। भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने इसके लिए निजी ऑपरेटरों को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं निजी ऑपरेटर ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की लापरवाही को जिम्मेदार बताया है। हालांकि प्रियंका, इस बीच ये बात साफ कर देना ज़रूरी है कि वो जो बात ज़रूरी है साफ करना वो ये कि कोटा रद्द होने से हज कमेटी के जरिए जाने वाले जो हाजी हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी, बिल्कुल। ये सिर्फ जैसा कि हमने साफ किया है कि निजी टूर ऑपरेटर जो हैं उनके जरिए जो भी वहां जाने वाले थे उन पर इसका असर पड़ सकता है। तो ध्यान देने वाली बात ये भी है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल को सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं। ऐसे में निजी टूर ऑपरेटर जो हैं वो ये उम्मीद लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के दखल से शायद इस मुद्दे का कोई समाधान तो निकल जाए। और ये जो सब कुछ हुआ है इस पर हज जाने की तैयारी में जो लगे लोग हैं उनमें चिंता बढ़ गई है और एक ऐसे ही शख्स ने दिलनवाज पाशा से क्या कहा वो सुन लेते हैं। मिनिस्ट्री इसके अंदर कुछ भी नहीं कर पा रही है, सिर्फ नाम का गेम चल रहा है। जितने भी प्राइवेट ऑपरेटर थे उनसे लाखों करोड़ों रुपए ये बीच में बिचौलिए की तरह खा चुके हैं। और इन्होंने एक जो नोटिफिकेशन निकाला है वो आपने पढ़ा होगा, लेटेस्ट नोटिफिकेशन ये कह रहा है कि इस बार के प्रेसिडेंट अगली बार के अंदर चले जाए, उनका एश्योरेंस दे दीजिए। आज ही ये कह रहे हैं, कल इस बात के ऊपर इनका बिहेवियर एटीट्यूड क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये एक हाजी थे जो जाने वाले थे, वो अपनी नाखुशी जाहिर कर रहे थे दिलनवाज पाशा से बातचीत में। बीबीसी संवाददाता हैं दिलनवाज पाशा। और इस मुद्दे पर भारत में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब ने भारत की निजी हज कोटे में 80% की कटौती कर दी है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से देश भर के हज यात्रियों और टूर ऑपरेटरों को बहुत परेशानी हो रही है। विदेश मंत्रालय से उन्होंने ये आग्रह किया महबूबा मुफ्ती ने कि वो इस मामले को सऊदी सरकार के सामने उठाए ताकि इस समस्या का समाधान निकल सके। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भी विदेश मंत्रालय से इस मामले को सऊदी प्रशासन के समक्ष उठाने की मांग की है। लेकिन इस कोटा के रद्द होने के पीछे का क्या कारण रहा और इससे हाजियों पर किस तरह से असर पड़ने जा रहा है, ये सब मैंने ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जो है वो बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा से जाने। जो भुगतान करने थे वहाँ पर बुकिंग्स के लिए, जो जैसे ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन, उसके अरेंजमेंट्स के लिए जो इंडिया के जो ग्रुप ऑपरेटर्स हैं, निजी ग्रुप ऑपरेटर्स, उनको जो भुगतान करने थे वो समय सीमा के तहत नहीं हो पाए और जो सऊदी अरब का पोर्टल था उसको करने के लिए सऊदी ने उसको बंद कर दिया है। इसकी जानकारी भारत का जो अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय है, वही हज की व्यवस्था देखता है, उसने निजी ऑपरेटर्स को दी। यहाँ ये समझना जरूरी है कि जो एक कोटा रद्द हुआ है ये उन हाजियों का हुआ है जो निजी ऑपरेटर्स के जरिए हज पे जाने वाले थे। इस साल जनवरी में भारत के अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने जेद्दा पहुंचकर वहां के जो हज मामलों के मंत्री हैं उनके साथ एक समझौता किया था। उस समझौते के तहत भारत को 1,75,000 के आसपास जो है हाजियों का कोटा मिला था। पहले कितना था ये? पिछले साल शायद 1,40,000 था, इस बार बढ़ा है। तो इस कोटा के तहत आमतौर पर होता क्या है, परंपरा यही रही है कि भारत का जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है लगभग 70% जो सीटें हैं या जो संख्या है वो हज कमेटी को दे देता है और 30% के आसपास निजी ऑपरेटर को। तो जो लोग हज कमेटी के जरिए जाते हैं उनका खर्चा करीब 3.5 लाख से 4.25 लाख के बीच आता है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर कि वो कहां से जा रहे हैं। लेकिन जो निजी ऑपरेटर के जरिए जाते हैं वो कुछ उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलते हैं, रहने के लिए जो हरम शरीफ है जहां पे हज होता है उसके करीब जगह मिलती है, रुकने की व्यवस्थाएं बेहतर होती हैं। तो वो खर्चा आमतौर पर 6 लाख से 7.5 लाख, या अगर आप और ज्यादा लेविश सुविधाएं ले रहे हैं तो 12-13 लाख तक पहुंचता है। तो इस बार क्या हुआ था, जो एक बदलाव हुआ था, आमतौर पर पहले ये कोटा बांट दिया जाता था। जो निजी ऑपरेटर हैं उनको उनकी जो है ज़रूरत के हिसाब से सीटें आरक्षित कर दी जाती थी और वो अपने पेमेंट्स कर देते थे। इस बार क्या हुआ था, जो 52,000 ये जो सीटें थी ये निजी ऑपरेटरों के लिए सरकार ने रखी। इसके लिए उन्हें 26 क्लस्टर में डिवाइड कर दिया, कंबाइंड हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स। उन 26 जो क्लस्टर्स में बाकी जो टोटल 800 अप्रूव्ड किए थे निजी ऑपरेटर,
जो हाजियों को हज पे भेज सकते थे और उनको जो है अपने अपने हाजियों के इंतजाम करने थे। लेकिन एक मेरे हाथ में सर्कुलर है, ये 29 दिसंबर 2024 का नोटिस है और इस नोटिस में जो है, जो भारत का अल्पसंख्यक मंत्रालय है, इसने जिनके CGHO जो कंबाइंड हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स हैं, इनको लिखा है और कहा है कि आपको जो पेमेंट्स हैं आपके बिहाफ पे जद्दा में भारत का कॉन्सुलेट जनरल करेगा और इसके लिए आपसे 1000 रुपए पर यात्री फीस ली जाएगी। तो यहाँ गलतफहमी ये क्रिएट हुई, ऑपरेटर्स को ये लगा कि भारत का जो कॉन्सुलेट जनरल है वो पेमेंट्स जो है सऊदी सरकार को करेगा, क्योंकि इंडिया से जो हाजी जाते हैं इनकी व्यवस्था को लेकर बायलैटरल एग्रीमेंट जो है इंडियन गवर्नमेंट और सऊदी गवर्नमेंट के, तो ऑपरेटर्स ने अपनी तरफ से जो पैसा था वो भारत सरकार का जो अल्पसंख्यक मंत्रालय वहां भेजा, वहां से पैसा आगे जाना था। सरकार का यह आरोप है कि ऑपरेटर्स ने भुगतान नहीं किया। ऑपरेटर्स का यह कहना है हमने सरकार को पैसे दे दिए, सऊदी के पास नहीं गए। सऊदी अरब की जो सरकार है उसने कोई आधिकारिक बयान तो नहीं दिया है, लेकिन जो हमें पता चला है बार बार सऊदी की तरफ से भारत के अल्पसंख्यक मंत्रालय को नोटिस भेजे गए और उन नोटिस में कहा गया कि ये तय समय सीमा है, जो इस बार 14 फरवरी तय की गई थी कि 14 फरवरी तक आपको सारे बुकिंग्स जितनी भी जो व्यवस्था है उसके पेमेंट्स कर देने हैं। ये भुगतान ना होने की वजह से ये कोटा समाप्त हुआ। लेकिन इन सब चीज़ों से जो भारत से जो हाजी जाने वाले हैं या जाने वाले थे उन पर क्या असर होता देख रहे हैं आप? देखिए, जो हाजी हज कमेटी के जरिए जा रहे हैं उन पर तो कोई किसी तरीके का असर नहीं है। अब भारत सरकार ने कल एक बयान जारी करके बताया है कि 10,000 जो है ये जो 52,000 में से इनमें से 10,000 की विंडो हमने खुलवा दी है और उसमें से जो यानी जो टोटल नंबर है उसमें से लगभग 20%। अब उन्होंने जो है ये हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स जो हैं, जो निजी ऑपरेटर हैं, इनसे कहा है कि आप अपने 20% हाजियों का जो है अरेंजमेंट किस किस को भेज रहे हैं उनके दस्तावेज पूरे कर लीजिए। इसको लेकर भी जो है कंफ्यूजन ये जो ऑपरेटर हैं ये इस असमंजस में है कि हम किसको भेजें किसको ना भेजें। लेकिन 1 साल के लिए पैसा फंस गया है, ऐसा अभी हम कह सकते हैं, लेकिन अभी आगे दिशा निर्देश आने हैं तो हो सकता है सरकार कुछ इसमें करे। मेरी कुछ हाजियों से भी बात हुई, आमतौर पर जो इस्लाम को फॉलो करते हैं उनको ये मालूम होगा कि हज जो है इस्लाम में फ़र्ज है और आमतौर पर लोग हज तब जाते हैं जो अपनी ज़िंदगी के जो उनके बाकी मसले मसाइल हैं वो पूरे कर चुके होते हैं। इसमें बहुत खर्चा आता है तो लोग पैसा जोड़ते हैं। ज़्यादातर लोग जो होते हैं जो हज पे जाते हैं वो बुज़ुर्ग होते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है, आदमी इतने साल हज जाने के लिए इंतज़ार करता है, पैसा जोड़ता है, वो जमा करता है, अगर वो नहीं जा पा रहा है तो कई लोगों के मन में सवाल हो सकता है कि आगे हमारी सेहत ऐसी रहेगी, हम हज जाने के लिए रहेंगे या हमारे आर्थिक हालात ऐसे रहेंगे। तो जो लोग नहीं जा पा रहे हैं जाहिर तौर पर वो कहीं ना कहीं परेशान जरूर होंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि ये हज जाने का कोटा तय कैसे होता है? जी बिल्कुल, सऊदी अरब में जहाँ पर हज होता है उस एरिया की कैपेसिटी आमतौर पे 20 से 30 लाख तक है अधिकतम। अब सऊदी सरकार क्या करती है, करीब 18-20 लाख लोगों को डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस हज आने के लिए कोटा निर्धारित करती है। तो ये सऊदी सरकार ने एक फॉर्मूला बना रखा है कि जिस देश की जितनी आबादी है उसको उसके लिहाज से कोटा दिया जाएगा। आमतौर पर 1000 मुसलमानों की आबादी पर एक आदमी का कोटा दिया जाता है। तो ये थे BBC संवाददाता दिलनवाज पाशा और उनकी ये रिपोर्ट आप BBC हिंदी के पन्ने पर भी जाकर विस्तृत तौर पर पढ़ सकते हैं। और अब बात चीन और अमेरिका के बीच गहराते व्यापार युद्ध यानी ट्रेड वॉर की। चीन ने इस मामले में बातचीत के लिए एक नए व्यापार मामलों के राजदूत की नियुक्ति की है। चीन ने उप व्यापार मंत्री और व्यापार मामलों के जाने माने मध्यस्थ वांग शुओवेन को बदलकर उनकी जगह ली चेनगांग की नियुक्ति की है। जी, और ली चेनगांग पहले असिस्टेंट व्यापार मंत्री और विश्व व्यापार संगठन के लिए राजदूत भी रह चुके हैं और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त की मुश्किल व्यापार वार्ता के लिए चीन जो है वो तैयारी कर रहा है और उनकी नियुक्ति इसी के मद्देनजर की गई है। यानी ये बदलाव एक तरह से इशारा है कि चीन बातचीत के लिए तैयार है। और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने चीन पर लगाए गए 10% टैरिफ को बढ़ाकर 145% कर दिया है, उन्होंने कहा है कि इस मामले में गेंद अब चीन के पाले में है। व्हाइट हाउस की सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने राष्ट्रपति का बयान पढ़ा। The president has made his position on China quite clear, although I do have an additional... तो कैरोलाइन यहाँ कह रही हैं कि चीन को लेकर राष्ट्रपति ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। हालांकि मेरे पास कुछ और जानकारी है जो राष्ट्रपति ट्रंप ने मेरे साथ ओवल ऑफिस में साझा की है। गेंद अब चीन के पाले में है। चीन को हमारे साथ समझौता करना होगा। हमें उनके साथ समझौता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीन और किसी और मुल्क में कोई फ़र्क नहीं, बजाय इसके कि वो काफ़ी बड़ा है।
अमेरिका ने अगर चीन पर लगने वाला टैरिफ बढ़ाया है तो चीन ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया दी है और उसने अमेरिका पर पलटवार करते हुए 125% का टैरिफ लगाया है। अमेरिका का जो कदम है उसका जवाब चाइना ने आज दिया है। एक प्रेस वार्ता में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि अमेरिका की हरकत के बाद चीन के पास उसका जवाब देने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। 这场关税战是美方发起的，中方采取必要的反制。 लिन जियान ने कहा टैरिफ की शुरुआत अमेरिका की तरफ से की गई है। चीन ने जरूरी जवाबी कार्रवाई की है ताकि उसके वैध अधिकारों और हितों की रक्षा हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय और निष्पक्षता बनी रहे। ये पूरी तरह से न्याय संगत है। चीन का स्टैंड स्पष्ट है। चीन लड़ाई नहीं चाहता लेकिन वो इससे डरता नहीं। अगर अमेरिका चाहता है बातचीत से मसला सुलझाया जाए तो वो ताकत का इस्तेमाल करना और चीन को ब्लैकमेल करना बंद करे। जी। वहीं देखा जाए प्रियंका तो चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है लेकिन ये भी सही है कि हाल फिलहाल तक उसकी अर्थव्यवस्था संकट से जूझ रही थी, लेकिन देश के भीतर मांग अभी कमज़ोर है और अमेरिका के टैरिफ का असर चीन के निर्यात पर पड़ने वाला है। ऐसे में चीन आगे क्या कदम उठाता है उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। तो आज कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें सुनने का शुक्रिया। अब आपसे अगली मुलाकात कल होगी यानी गुरुवार शाम को। तब तक खबरों के लिए जुड़े रहिए BBC हिंदी की वेबसाइट के साथ। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। मुझे और प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।